तो दोस्तों वैसे तो 10 इको आईपीओ का अलॉटमेंट ऑलरेडी आ चुका है एंड अब इसका लिस्टिंग कल यानी 19 नवंबर को आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ऐसे में दोस्तों जो लोग भी इस आईपीओ में अप्लाई किए थे एंड जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है वो बहुत ही इस आईपीओ को लेकर कन्फ्यूजन में है कि आखिर लिस्टिंग के दिन उन्हें इस आईपीओ में कैसी लिस्टिंग स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि उन्हें इस आईपीओ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन हो सके। जी हाँ दोस्तों, अगर सेम क्वेश्चन आपके मन में भी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी को लेकर एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं एंड बात करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए या फिर हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है तो उनके लिए बात करेंगे कि क्या जिनको भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है उनको इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए, क्या इसमें भी आपको ग्रो जैसा मूव देखने को मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। एंड फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए तो शॉर्ट टर्म का व्यू लेके हमें फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। इसीलिए दोस्तों आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि ओवरऑल आपको लिस्टिंग के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उसका एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अब चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लेटेस्ट जीएमपी के बारे में ताकि आपको पता लग सके कि फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में क्या डिमांड बना हुआ है और लॉट पे आपको इस आईपीओ में कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो दोस्तों बात करें इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट के बारे में तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में वही लगभग 30% के आसपास डिमांड बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पहले जहां इसके ग्रे मार्केट में वही 20 से 25% के आसपास डिमांड बना हुआ था, बट इस आईपीओ को काफ़ी ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन मिलने के कारण फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में वही डिमांड लगभग 30% के आसपास बना हुआ है। मतलब दोस्तों अगर 30% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर लॉट पे आपको इस आईपीओ में लगभग 4500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। मतलब दोस्तों इस आईपीओ का प्राइस बैंड 378 रुपये से लेकर 397 रुपये के बीच में रखा गया था, जबकि फिलहाल ग्रे मार्केट में इसका डिमांड लगभग अभी 30% के आसपास बना हुआ है, इसलिए इसका लिस्टिंग कहीं लगभग आपको 500 से लेकर 525 रुपये के आसपास तक देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में तो ठीक ठाक डिमांड बना हुआ है, बट हमें किसी भी आईपीओ के उसके जीएमपी पे बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए। तो मे भी इसका लिस्टिंग आपको 30% के ऊपर भी देखने को मिल सकता है या फिर 30% के नीचे भी देखने को मिल सकता है। जैसा मार्केट का कंडीशन होगा उस हिसाब से इसका लिस्टिंग हमें देखने को मिल जाएगा। बट याद रहे दोस्तों कि क्यों ना इसका लिस्टिंग 30% से ऊपर होता है या फिर 30% से नीचा होता है, हमें हर सिचुएशन के लिए रेडी रहनी चाहिए एंड उसके लिए हमें एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए। तो चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं कि आखिर हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्या हमें इसको होल्ड करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए या फिर हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री के बारे में कि क्या जिनको भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है वो लोग इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। तो देखा जाए तो फिलहाल ये कंपनी अपना आईपीओ वही लगभग 29 के पी पे लेके आई थी, जबकि अगर दोस्तों ये कंपनी 525 रुपये के आसपास लिस्ट होती है तो इसका पी रेशियो लगभग आपको 38 के आसपास देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि फिलहाल मार्केट में इसी जैसी बहुत सारी कंपनी है जो ऑलरेडी लिस्टेड है, इसलिए हम लोग इस कंपनी को उस कंपनी से कंपेयर करें तो आप यहाँ पे बॉस को देख सकते हैं या फिर टिमकिन इंडिया को देख सकते हैं। बॉस का पी रेशियो वही लगभग 46 के आसपास बना हुआ है, जबकि अगर टिमकिन इंडिया का पी रेशियो देखा जाए तो इसका पी रेशियो लगभग आपको 54 के आसपास देखने को मिल जाएगा, जो कि टेनेको के लिस्टिंग पी रेशियो से भी काफ़ी हाई आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों बॉस को एंड टिमकिन को तो हम इस कंपनी से डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी एक वैल्यूएशन निकालने के लिए कंपेयर करें तो बॉस का पी रेशियो 46 के आसपास है एंड टिमकिन का पी रेशियो वही 54 के आसपास देखने को मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों टेनेको के टारगेट निकालने के लिए ना ही हम बॉस के पी रेशियो को कंसीडर करेंगे एंड ना ही हम टिमकिन के पी रेशियो को कंसीडर करेंगे, बल्कि अगर इन दोनों का एवरेज भी करते हैं तो एवरेज भी इन दोनों का पी रेशियो लगभग आपको 50 के आसपास देखने को मिल जाएगा। बट फिलहाल दोस्तों अगर हम 50 भी ना लेते हैं, अगर केवल 45 का ही पी रेशियो लेते हैं तो 45 के भी पी रेशियो पे इस कंपनी का टारगेट लगभग आपको 610 रुपये से लेकर 625 रुपये के आसपास तक देखने को मिल जाएगा। मतलब दोस्तों अगर शॉर्ट टर्म में मार्केट अच्छा चलता है तो इस आईपीओ में आपको लगभग कहीं ना कहीं 610 रुपये से लेकर 625 रुपये का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों इस आईपीओ को काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला हुआ था। अगर तीसरे दिन तक इस आईपीओ सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें तो QIB कोटा इस आईपीओ का लगभग 174 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ था। HNI कोटा इस आईपीओ का 43 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ था, जबकि दोस्तों अगर बात करें रिटेल कोटा के बारे में तो इस आईपीओ का रिटेल कोटा
वही लगभग 5.4 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था। यानी टोटल इस आईपीओ को वही लगभग 62 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था। यानी दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस आईपीओ का टोटल इशू साइज वही लगभग 3600 करोड़ के आसपास था। एंड उस हिसाब से दोस्तों इसको 62 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इस आईपीओ का डिमांड कैसा होगा। एंड वही नहीं, अगर इस आईपीओ के आप एंकर एलोकेशंस के बारे में भी बात करते हैं तो ये कंपनी ऑलरेडी 58 एंकर से लगभग 1080 करोड़ के आसपास का जो फंड है वो ऑलरेडी रेज कर चुकी है, जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी बड़ा नाम देखने को मिल जाएगा। जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गया, एसबीआई हो गया, एक्सिस म्यूचुअल फंड हो गया, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हो गया, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड या फिर गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़े एंकर इन्वेस्टर्स का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। एंड वैसे तो दोस्तों फिलहाल मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है एंड आगे भी अच्छा चलता है, तो इस आईपीओ में आपको ठीक ठाक टारगेट देखने को मिल सकता है। इसीलिए अगर आपको इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी भी है तो ओवरऑल आप मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए, प्री आईपीओ में इसके डिमांड को देखते हुए आप चाहें तो इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। वहीं दोस्तों अब अगर बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए या फिर सेल करनी चाहिए, तो दोस्तों अगर आपको इस आईपीओ में ठीक ठाक 30% के आसपास लिस्टिंग गेंस मिलता है एंड उस 30% के लिस्टिंग गेंस से आप काफ़ी हैप्पी है, तो जी हाँ दोस्तों आप चाहें तो इस आईपीओ को लिस्टिंग के बाद सेल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत लोग मार्केट में ऐसे होते हैं जो केवल लिस्टिंग गेंस के लिए ही किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं। तो आप भी अगर उनमें से एक हैं तो इस आईपीओ का लिस्टिंग अगर 30% या फिर उससे ऊपर होता है तो जी हाँ आप इस आईपीओ में बिल्कुल सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पर दोस्तों अगर आप इस आईपीओ में रिस्क लेना चाहते हैं, अगर आप इस आईपीओ को होल्ड करना चाहते हैं, तो जी हाँ ये आईपीओ जहाँ भी ओपन हो रहा है वहाँ से लगभग 5% का स्टॉप लॉस रख के आप इस आईपीओ को चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल प्लस कंपनी का वैल्यूएशन तो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल जाएगा। बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो कंपनी का आरओई एंड आरओसी भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। वहीं कंपनी के ऊपर एकदम से जीरो डेट है, मतलब दोस्तों ये जो कंपनी है वो एकदम से डेट फ्री कंपनी है। इसलिए फंडामेंटल वाइज ये जो कंपनी है वो दोस्तों काफ़ी अट्रैक्टिव है। वहीं अगर बात करें कंपनी के बिजनेस के बारे में तो दोस्तों कंपनी के पास बहुत सारा ऐसे प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट में ये कंपनी मार्केट लीडर है। जैसे कमर्शियल ट्रक्स के क्लीन एयर सॉल्यूशंस में इस कंपनी के पास लगभग 57% का मार्केट शेयर है। ऑफ व्हीकल्स जैसे ट्रैक्टर के क्लीन एयर सॉल्यूशंस में इस कंपनी के पास लगभग 68% का मार्केट शेयर है। एंड पैसेंजर्स व्हीकल्स के क्लीन एयर सॉल्यूशंस में इस कंपनी के पास लगभग 19% का मार्केट शेयर है। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर आप कंपनी के क्लाइंट लिस्ट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में भी आपको इंडिया के बड़े बड़े कंपनी का नाम देखने को मिल जाएगा। जैसे मारुति सुजुकी हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, हुंडई हो गया, अशोक लेलैंड हो गया या फिर होंडा जैसे बड़े कंपनी का नाम आपको देखने को मिल जाता है। इसलिए दोस्तों अगर आप इस आईपीओ में रिस्क लेना चाहते हैं, इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो मे बी ये जो कंपनी भी है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपको तो याद ही होगा दोस्तों कि बेलराइज का भी आईपीओ रिसेंटली ही आया हुआ था, लेकिन उसके लिस्टिंग पे हमें कोई भी लिस्टिंग गेंस देखने को नहीं मिला हुआ था। बट लिस्टिंग के बाद ये कंपनी काफ़ी अच्छा चली हुई थी एंड काफ़ी अच्छा खासा अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न भी बना के दी हुई थी। इसीलिए दोस्तों टेनेक्को भी सेम सेक्टर की कंपनी है, इसलिए हम लोग इससे भी काफ़ी अच्छा खासा उम्मीद कर सकते हैं। बट याद रहे दोस्तों कि लिस्टिंग के दिन आपको कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं बनानी है। सबसे पहले प्री आईपीओ सेशन में इस आईपीओ के प्राइस एंड डिमांड को अच्छे से एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आपको इस आईपीओ में कोई भी डिसीजन लेना है। एंड हाँ दोस्तों अगर आप हमारे साथ मिलके इस आईपीओ के प्री आईपीओ सेशन में प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बाकी बात दोस्तों ये तो था मेरा पूरा पर्सनल अपना ओपिनियन इस आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी को लेकर। आपका क्या ओपिनियन है? आप इस आईपीओ में होल्ड करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं या फिर इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनाने वाले हैं? वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड हाँ दोस्तों अभी फिलहाल कैपिलरी टेक्नोलॉजी एंड इवन एक्सेल सॉफ्ट का आईपीओ अभी ओपन हुआ है। अभी तक आप इन दोनों का रिव्यू नहीं देखे हैं तो इन दोनों वीडियो पर टैप करके इन दोनों का रिव्यू आप देख सकते हैं एंड जान सकते हैं कि आपको कौन से आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए एंड कौन से आईपीओ में आपको अप्लाई नहीं करनी चाहिए।